नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जेएनयू लीडर कन्हैया कुमार ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जदाश्त। तिहाड़ में जान को खतरा बताया। कल होगी समाअत। तीन पुलिस वाले थे मौजूद, लेकिन न्यूज चैनल के फुटेज की बुनियाद पर ही दर्ज किया गया कन्हैया कुमार के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा। पटियाला हाउस कोर्ट के अहाते में तलबा से मारपीट का मामला। बीजेपी रुकने असेंबली ओपी शर्मा को 8 घंटे बाद मिली जमानत। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में रोजाना तिरंगा फहराना जरूरी। वजारत फरोग इंसानी वसाइल का फैसला। वीसी मीटिंग में करारदाद को किया गया मंजूर। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम में नहीं होगी कोई तब्दीली। राम माधव का बयान। कहा हुकूमत होगी कायम, ताहम कोई वक्त मुतय्यन नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत में हुकूमत तश्कील देने की दी मंजूरी। राहुल गांधी ने लखनऊ में कांग्रेस दलित सम्मेलन में की शिरकत। बीजेपी, आरएसएस और बीएसपी को बनाया निशाना। चौदह अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर एक डिजिटल जराई प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। वजीर आजम मोदी का ऐलान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान विजारती सतह के छठे दौर के मुज़ाकरात 29 फरवरी से वाशिंगटन में। इक़्तिसादियात, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम में ताउन पर होगी बातचीत। और देहरादून में ईटीवी के अनलॉकिंग इंडियाज हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल मुबाहिसे का इफ्तिताह। वजीर बराए पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने ईटीवी की पहल की सताइश की। तो चलिए 9 PM खबरों की शुरुआत जेएनयू तनाज़े से करेंगे। हम आपको बता दें कि मुल्क से गद्दारी के मुकदमे का सामना कर रहे जेएनयू तलबा लीडर कन्हैया कुमार ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल की है। कन्हैया ने तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया की अर्जदाश्त पर कल समाअत होगी। कन्हैया की अर्जदाश्त में कहा गया है कि उन्हें जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुलिस के लिए उन्हें अदालत में पेश करना भी मुश्किल हो गया है। तो उधर जेएनयू के लीडर कन्हैया कुमार पर एक न्यूज चैनल के फुटेज की बुनियाद पर मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस को यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु से मुतालिक प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद वहां 3 कांस्टेबलों को सिविल ड्रेस में यूनिवर्सिटी भेजा गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस एहलकारों ने अपने बयान में कहीं भी नारेबाजी के लिए कन्हैया कुमार का नाम नहीं लिया है। वाज़ेह है कि मुल्क से गद्दारी का मामला साबित होने पर उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। तो मुल्क भर में आज भी जेएनयू का मामला छाया रहा। दिल्ली समेत मुल्क के कई मकामात पर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और तलबा और सहाफियों के साथ बदसलूकी के खिलाफ मुजाहरा किया गया और एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई। मुजाहिरीन ने कन्हैया कुमार की बिलाशर्त रिहाई की मांग की और कहा कि चंद शरपसंद अफराद की साजिश को बुनियाद बनाकर पूरे जेएनयू को मुल्क मुखालिफ करार देना सरासर गलत है। जेएनयू का मामला दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छाया रहा। तलबा समेत मुख्तलिफ शोबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने दिल्ली, अलीगढ़, कोलकाता,
और पटना समेत कई मकामात पर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया और पटियाला हाउस कोर्ट में तलबा और सहाफियों के साथ वकीलों और बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा के जरिए मारपिटाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दिल्ली में जेएनयू स्टूडेंट और सिविल सोसाइटी की जानिब से कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और तलबा और सहाफियों के साथ मारपीट के खिलाफ मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला गया। मार्च में हजारों की तादाद में तलबा, असातिज़ा, उदबा, फनकार और मुख्तलिफ शोबे फिक्र से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की और कन्हैया कुमार की बिला शर्त रिहाई का मुतालबा किया। That there should be maximum security to Comrade Kanhaiya Kumar in prison, and he must be released unconditionally. All charges must be withdrawn. And what happened yesterday in courts, atrocious. Action must be initiated against that local MLA, Ms. Sharma, and the so-called advocate Chavan. जो लोग राष्ट्र विरोधी काम आजादी के संघर्षों से शुरू किए, हम लोग देश को जोड़ना चाहते हैं और उनका देश तोड़ने वाला काम है। जो हिंदू टेररिस्ट ग्रुप्स को समर्थन करते हैं वो हमें क्या सर्टिफिकेट देंगे? छोड़िए इस बात को। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर और राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के बानी योगेंद्र यादव का कहना है कि कन्हैया कुमार पर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। व्यक्ति पे अगर झूठा आरोप लगे, लेकिन ये कैसे तय करेंगे हम और आपके झूठा आरोप है? आज तक जो भी प्रमाण सार्वजनिक आए हैं उसमें एक भी जगह वो भारत विरोधी बात कहते हुए नजर नहीं आए हैं। मैं संयोग से उनकी विचारधारा जानता हूं, उस संगठन को जानता हूं जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उस संगठन पे आप 50 आरोप लगा सकते हैं, उस संगठन पे भारत विरोधी होने का आरोप नहीं लगा सकते। जिस संगठन ने उस एजिटेशन को ऑर्गेनाइज किया था उसका नाम तो जेएनयू दुनिया में कोई जानता तक नहीं है। 5 लोगों की बात को पूरे देश में फैला देने का काम इन तथाकथित राष्ट्रभक्तों ने किया है। राष्ट्र को सबसे ज्यादा नुकसान तो इन लोगों ने पहुंचाया है। जेएनयू मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जहां तालीम हासिल करके तलबा आज मुल्क व बैरून मुल्क में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। बच्चों की तरह हंसने वाली इस यूनिवर्सिटी को किसकी नजर लगी नहीं मालूम, लेकिन नजरियाती जंग ने इस यूनिवर्सिटी को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया है और जिस यूनिवर्सिटी से तालीम के चिराग रोशन हुआ करते थे, आज वहाँ से सियासत की चिंगारियाँ निकल रही हैं। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार धरना, प्रदर्शन और एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी मंडी हाउस से जंतर मंतर तक ये एहतजाजी मुजाहरा निकाला जा रहा है। ये मार्च जंतर मंतर पर जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन जहां एक बड़ा सवाल है कि क्या ये कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ इतना बड़ा मुजाहरा है या फिर ये एक तहरीक की सूरत अख्तियार कर चुका है। अगर हम बात करें तो इस मुजाहरे में न सिर्फ जेएनयू के तलबा शरीक है बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा भी मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि प्रोफेसर्स, टीचर्स और वो उदबा हजरात भी शरीक है जो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। सिविल सोसाइटी के लोग हैं, समाजी कारकुनान हैं और बहुत सारी तंजीमें इसमें शामिल है। यही नहीं बल्कि मुस्लिम अक्सरियती इलाका ओखला की एक बड़ी तादाद इसमें शरीक है। तो ये बात कह सकते हैं कि ये सिर्फ मामला कन्हैया कुमार का मामला नहीं रहा, बल्कि कन्हैया कुमार से अलग हटता हुआ ये एक तहरीक की सूरत अख्तियार कर चुका है। अब इसमें ये देखना होगा कि मरकजी हुकूमत कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी या फिर जेएनयू के दूसरे तलबा उसकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या फैसला करती है। दिल्ली से ईटीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ मैं शामिल हूं। तो जेएनयू इशू को लेकर राहुल गांधी ने आज सदर जमहूरिया से मुलाकात की। इसके अलावा और क्या कुछ हुआ जेएनयू इशू पर, छोटे से ब्रेक के बाद बताएं। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात हम जेएनयू तनाज़े की बात कर रहे थे। आज इसी पूरे इशू को लेकर राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस के एक वफ्द ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। कांग्रेस के वफ्द ने जेएनयू मसला समेत हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की खुदकुशी समेत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से सदर जमहूरिया को वाकिफ कराया।
राहुल ने कहा कि हुब्बुल वतनी उनके खून में है और आरएसएस की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के वफ्द की प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। राहुल की क़यादत में सदर जमहूरिया से मिला कांग्रेस का वफ्द। जेएनयू मसला समेत तलबा के मसाइल पर दिया मेमोरेंडम। जेएनयू मामला यूनिवर्सिटी से लेकर सड़कों से होता हुआ अदालत तक तो पहुंच ही गया है। सियासी गलियारों में भी इस मामले पर खूब गहमा गहमी है। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी इस मसले को लेकर सदर जमहूरिया के पास भी पहुंच गए। राहुल की क़यादत में कांग्रेस के वफ्द ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। वफ्द ने जेएनयू समेत हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले से भी सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को वाकिफ कराया। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हुब्बुल वतनी उनके खून में है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुल्क मुखालिफ काम करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है। मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ किया, कहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हिंदुस्तान के सब छात्रों को, पूरे इंस्टीट्यूशन को, जेएनयू को बदनाम नहीं करना चाहिए। इसी दौरान कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने आरएसएस और हुकूमत को जमकर निशाना बनाया और कहा कि आरएसएस अपने नजरिए को थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तलबा की आवाज को दबाने नहीं देगी। जो हिंदुस्तान के युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक विचारधारा से दबाने हम आरएसएस को नहीं दबाने देंगे। आरएसएस पूरे देश के स्टूडेंट्स के ऊपर एक सोच थोपना चाहती है और जो भी उनके खिलाफ बोलता है, रोहित वेमुला, हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आरएसएस की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, सरकार की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, तो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। आपने दिल्ली में देखा, आपके मित्रों को, जर्नलिस्ट को 2 बार पीटा गया, पुलिस वाले देखते रहे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम पे धब्बा लगाया जा रहा है। सरकार का काम आपकी रक्षा करने का है, स्टूडेंट्स की रक्षा करने का है, उनको दबाने का काम नहीं है। इसलिए हम प्रेसिडेंट के पास गए और उनको हमने मेमोरेंडम दिया। वाज़ेह है कि कन्हैया कुमार और दीगर तलबा के खिलाफ मुल्क की गद्दारी के मुकदमे की मजम्मत करने और तलबा से खिताब करने के लिए जेएनयू कैंपस में जाने को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं और इस मामले को हवा देने का कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस उमर खालिद नामी तालिब इल्म की तलाश कर रही है। ताहम उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उमर खालिद का पाकिस्तान और नक्सल सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकजी वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल ने सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में तिरंगा लहराने को जरूरी करार दिया है। सूरजकुंड में स्मृति ईरानी की सरबराही में हुई वाइस चांसलर्स की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वाइस चांसलर्स ने मीटिंग में इस जिम्न में एक करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 207 फुट का तिरंगा लहराया जाएगा। इस करारदाद को मंजूर करने का मकसद तलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना बताया जा रहा है। एक खबर के मुताबिक जवाहरलाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तिरंगा लहराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ईटीवी डायलॉग प्रोग्राम अनलॉकिंग इंडियाज हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल का आगाज हुआ। सेशन के पहले दिन
वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने इस पहल के लिए ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र की सताइश की। मंच पर मरकजी वजीर और ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र समेत पेट्रोलियम शोबे के दिग्गज और साथ में बैठे एनजीओसी एकेडमी के तलबा। ये नजारा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुनक्किद ईटीवी डायलॉग प्रोग्राम का, जिसका जुमेरात को आगाज हुआ। इस मौके पर वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क और नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र का इस पहल के लिए शुक्रिया अदा किया। इस डायलॉग प्रोग्राम के लिए, इस संवाद कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। एक न्यूज चैनल या कोई मीडिया हाउस कोई ईएनपी कंपनी के अंदर आके, और हमारी ऑडियंस में कौन है, इस ईएनपी कंपनी की जो भविष्य की नेतृत्व यहां बैठा है, ऐसे विद्यार्थियों की, ऐसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की यहां भी उपस्थित। वजीर पेट्रोलियम ने इस मौके पर वजारत के कामकाज और उसकी अहमियत के बारे में बताया। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जन वितरण प्रणाली कोई विभाग देखरेख, किसी विभाग की देखरेख में चलती है तो पेट्रोलियम विभाग की देखरेख में चलती है। प्रोडक्ट की कारोबार को ध्यान रखें, रोज पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, केरोसिन की दुकानों में जाने वाले लोगों की अगर हम आंकड़ा जुड़े, जो रिकॉर्डेड है, ये 3 करोड़ से ज्यादा है। इसीलिए मैं दावा करता हूं, विश्व की, भारत की तो एक नंबर है ही, विश्व की जन वितरण प्रणाली की एक सबसे बड़ा उपक्रम आप लोगों की कंधे पे चलती है। वहीं ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि हुकूमत के तमाम कामकाज को आवाम के दरमियान पहुंचाने का काम ईटीवी हमेशा से करता रहा है और आगे बड़े पैमाने पर करता रहेगा। ईटीवी एकमात्र चैनल है देश का जिसका हर तहसील में एक रिपोर्टर या एक स्टिंगर या इन्फॉर्मर वहां बैठा हुआ है। तो आइए हम सब मिलके एक नई परंपरा, एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत करें आज के डायलॉग के साथ, जिसमें आपके अच्छे काम को जनता तक पहुंचाना हमारा काम रहेगा और हम मिल के साथ चलेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे। ईटीवी डायलॉग प्रोग्राम 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें तमाम मारूफ हस्तियां पेट्रोलियम रिसर्च और उससे वाबस्ता पहलुओं पर गौर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी परवीन दीक्षित ने द जेसी शो में ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ रियासत के लॉ एंड ऑर्डर, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, साइबर क्राइम पर लगाम लगाने और स्मार्ट पुलिसिंग समेत कई मुद्दों पर गुफ्तगू की। द जेसी शो में महाराष्ट्र के डीजीपी प्रवीण दीक्षित ने कहा कि रियासत पुलिस काफी पेशेवराना अंदाज में काम कर रही है। पुलिस के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, लिहाजा पुलिस सबूतों की बुनियाद पर अदालत से ज्यादा कसूरवार को सजा दिलाने में कामयाब हो रही है। जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो अपनी जो सबसे अहम उन्होंने प्रायोरिटी डिसाइड की थी, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि जो कन्विक्शन रेट या दोष सिद्धि जिसको बोलते हैं, वो कन्विक्शन रेट ज़्यादा होना चाहिए। उन्होंने खुद बार बार हमें बताया है कि मैं चाहता हूँ कि ये कन्विक्शन रेट हमारा पूरा हिंदुस्तान में सबसे ऊपर होना चाहिए। डीजीपी के मुताबिक कसूरवार कोई भी हो, उसे पकड़ना और उसे उसकी गुनाह की सजा दिलाना ही पुलिस का फर्ज है। उन्होंने कहा कि दाऊद को गिरफ्तार करना भी हमारा टारगेट है। तो क्या लगता है छोटा राजन के बाद दाऊद को भी ले आएंगे एक दिन पकड़ के? जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। जो भी, जैसे देखिए, अब हम तो कोई उसमें डिस्टिंक्शन करते नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको कोर्ट में फेस करना पड़ेगा।
प्रवीण दीक्षित के मुताबिक महाराष्ट्र और मुंबई में ख्वातीन खुद को काफी महफूज महसूस करती हैं। तो हाउ फार ए कॉमन वुमन इज सेफ इन मुंबई? मैं तो यही कहूँगा कि आज पूरे हिंदुस्तान की तुलना में महाराष्ट्र के और मुंबई की जो भी महिलाएं हैं वो काफ़ी सुरक्षित समझती है और उनको मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी हमने जगह जगह में लॉन्च किया हुआ है। डीजीपी प्रवीण दीक्षित ने महाराष्ट्र पुलिस के फ्यूचर प्लान और मोरल पुलिसिंग पर बातचीत की, लिहाजा ईटीवी न्यूज नेटवर्क पर द जेसी शो में देखिए महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी से पूरी बातचीत ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी फिर हुकूमत कायम करेंगे। उन्होंने ताहम इस सिलसिले में वक्त मुतय्यन करने से इनकार किया। राम माधव ने कहा कि कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी। Not set any such timelines and all for government formation. We are keen that we should take forward the arrangement left behind by Mufti साहब। तो आपको क्या लगता है कब तक सरकार बनेगी? नहीं, जैसे मैंने कहा ना, कोई हम टाइमलाइन लेकर नहीं चल रहे हैं। वहाँ एक स्टेबल सरकार देने की क्षमता पुराने अरेंजमेंट में ही है, तो इसलिए वो अरेंजमेंट जारी रहे, ये प्रयास दोनों तरफ से है। इतना कहा ना कि उनके परिवार में एक पद्धति है, उसका पूरा होने के लिए 40 दिन का समय हम रुकने का सोचा था, रुके हैं, उसके बाद अब बात करेंगे। क्या है, आई सेड ऑन बोथ साइड्स वी आर पॉजिटिव। सर, क्या मान करके चले कि बीजेपी पीडीपी सरकार बनेगी दोबारा? सीधा both sides are positive. I hope yes, there will be the continuation of the previous arrangement. सर, अफवाह को लेके आगे भी वो आप लोगों का अभी स्टैंड है, वही जारी रहेगा? हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो हमने बताया है वही स्टैंड, जब तक हम साथ में सरकार चलाएंगे तब तक वो स्टैंड पर हम प्रतिबद्ध है। बोथ साइड्स, बोथ पार्टी। नो, इट वाज नॉट रेज्ड। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कोई डाइल्यूशन होगा या कुछ नया चीज जुड़ सकता नहीं है या एग्जिस्टिंग नहीं होगा। सीएमपी में कोई ना डाइल्यूशन होगा न कोई नया चीज जुड़ेगा। अफसपा जैसे जो विषय है उनके बारे में जो हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जिसको एजेंडा ऑफ अलायंस हम कह रहे हैं उसमें जो कहा है वही स्थिति लागू है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो चलिए बुलेटिन के आखिर में अपने नाजरीन को याद दिला दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। चलते चलते तिरछी नजर देखिए। आदाब।